नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जल्द क्रियान्वयन को लेकर लिखा पत्र। लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर मांगा समर्थन। 16 अप्रैल से संसद में होनी है विशेष चर्चा। पश्चिम एशिया में शांति को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बेनतीजा रही बातचीत। जेडी वेंस ने कहा अमेरिका ने दिया था अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव। ईरान ने कहा 2 अहम मुद्दों पर मतभेद के चलते नहीं बन पाई सहमति। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलीगुड़ी में विशाल विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। तृणमूल कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। और तमिलनाडु में जोर शोर से जारी है चुनाव प्रचार। डीएमके, एआईएडीएमके, भाजपा, कांग्रेस और टीवीके के स्टार प्रचारक कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। दोनों प्रमुख गठबंधनों ने किया जीत का दावा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा और इसके जल्द क्रियान्वयन की अपील की है। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से संसद में इस ऐतिहासिक विषय पर विशेष चर्चा होगी, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने पत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए महिलाओं की नेतृत्व भूमिका बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना समय की मांग है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले। इसलिए प्रधानमंत्री ने सभी दलों से एकजुट होकर इस ऐतिहासिक कदम को सफल बनाने के लिए समर्थन की अपील की है। उन्होंने इस देश की 140 करोड़ जनता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। तो 16, 17 और 18 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जल्द क्रियान्वयन को लेकर होने वाली चर्चा के लिए भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। इस 3 लाइन के व्हिप में सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि सख्ती से इस व्हिप का पालन किया जाए। सांसदों को निर्देश दिया गया है कि इन 3 दिन में सदन में सांसदों की लगातार उपस्थिति बनी रहे। संसद में महिला आरक्षण को लेकर संवैधानिक संशोधन बिल इन 3 दिन में सदन में लाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज सिलीगुड़ी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी ने इसे विशाल विजय संकल्प सभा का नाम दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है ममता बनर्जी ने एसआईआर जैसे मुद्दों का हमेशा से विरोध किया है और बंगाल को घुसपैठियों से भर दिया है। कुछ भी नहीं चलेगा, जनता उनको विसर्जन देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी बहुत बार विरोध किए हैं, इसलिए उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। भारतवर्ष से देश में बहुत शरणार्थी बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। जो संकट में होता है आता है, उसको हम शरण देते हैं, ये मानविकता है। लेकिन जो घुसपैठिया ला करके वो वोटर बना रहे हैं, उनको जगह नहीं मिलेगा। और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया और बेलडांगा विधानसभा के मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बहरामपुर प्रशासनिक भवन में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें चुनाव संबंधित मुद्दों और तैयारियों पर चर्चा की गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में चुनाव के लिए अच्छी तैयारी चल रही है। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिनके नाम हटा दिए गए हैं वे तभी वोट दे पाएंगे जब ट्रिब्यूनल से उनका नाम क्लियर होगा। हम देखना है इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस, अच्छी प्रिपेयर्डनेस चल रही है। हम लोग सब लोगों से मिल रहे हैं, जितने आपके ऑब्जर्वर हैं, जितने आपके ऑफिसर्स हैं, सबसे मुलाकात हो रही है। फील्ड में जाके पब्लिक से मुलाकात कर रहे हैं हम लोग, उनसे कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और सभी वोट आगे आए और जैसे पर्व की तरह होता है वोट देने आए, जैसे दुर्गा पूजा में जाते हैं पेंडल में, ऐसे बूथ में जाए तब वोट दे के आए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही है जिसको आने के लिए ट्रिब्यूनल से नाम लेके आना पड़ेगा। जो आपका एडजुडिकेशन में कटा है, कोई सिविल ऑफिसर जो है किसी रैंक का भी हो, अपील में नहीं बैठेगा। उसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ही बैठेंगे अपील में। ट्रिब्यूनल सेटअप हो गया, जब ट्रिब्यूनल से क्लियर होगा तभी वो वोट दे पाएंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। राज्य के सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी प्रमुख दल पूरी ताकत के साथ मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन और मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक नीत गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं नवगठित टीवीके मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी है। सभी दलों के स्टार प्रचारक विकास, रोजगार, सामाजिक कल्याण योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। रैलियों और रोड शो के जरिए नेता जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं। इस बार चुनाव में युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम करने में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल की शाम को तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद करने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा है, मुझे अपने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने डीएमके के खराब शासन को बेनकाब किया है और राज्य के लिए एनडीए के विकास के विजन के बारे में विस्तार से बताया है। 13 तारीख की शाम को मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के दौरान मैं अपने मेहनती कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। और पश्चिमी एशिया में शांति के प्रयासों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है। वेंस ने कहा कि अमेरिका ने अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हमने ईरानियों के साथ कोई ठोस चर्चाएं की, मगर हम समझौते तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि हम 21 घंटे से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन हम बिना समझौते के अमेरिका वापस लौट रहे हैं। For 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, and we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. जेडी वेंस ने भी कहा कि ईरान की तरफ से परमाणु हथियारों के खिलाफ कोई सकारात्मक प्रतिबद्धता नहीं मिली है। The fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians
not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term. We haven't seen that yet. We hope that we will. वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बिना किसी समझौते के वापस वॉशिंगटन लौट गया है। इस घटनाक्रम से खाड़ी क्षेत्र में फिर से गहरा तनाव पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। तो एक तरफ जहां अमेरिका वार्ता में सहमति नहीं बनने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि बातचीत अविश्वास के माहौल में हुई और इसलिए महज एक बैठक में किसी समझौते पर पहुंचने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन 2 अहम विषयों पर मतभेद बने रहे, जिसके चलते कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका। पूरे घटनाक्रम को ग्राफिक्स के माध्यम से आइए आपको समझाते हैं। आपको बताते चलें कि सुलह की मेज पर महासंग्राम, जहां ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हर हाल में रोकेंगे और साथ ही ईरान अमेरिका की मांगे पूरी तरह से अनुचित और बेतुकी अमेरिकी कर रहा है और साथ ही ये भी कहा कि हमने ईरान के सामने अपनी रेड लाइन साफ कर दी। हमारे दल ने कई शांतिपूर्ण होकर भी बातचीत की है और समझौता ना होना ईरान के लिए एक बुरी खबर है। हम राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि वेंस, विटकॉफ और कुशनर ने मोर्चा संभाला और कालिकाफ और अराक्ची ने अपने पक्ष को मजबूती से रखा। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हर हाल में रोकेगा, ये अमेरिका ने कहा और ईरान ने कहा कि अड़ियल अमेरिकी रवैये से शांति वार्ता रुक गई है और अमेरिका कहता है हमें ईरान से परमाणु हथियार न बनवाने के लिए साफ करनी होगी बात और साथ ही हमने ईरान के सामने अपनी रेड लाइन साफ कर दी है। वहीं ईरान ने कहा हमारे दल ने कई शांतिपूर्ण बातें भी कही हैं। समझौता ना होना ईरान के लिए एक बहुत बुरी खबर है और ईरान हम राष्ट्रीय हितों के लिए समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका का कहना है वेंस, विटकॉफ और कुशनर ने मोर्चा संभाला और अपना पक्ष मजबूती से रखा ईरान ने। तो इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले जारी हैं। ताज़ा सैन्य कार्रवाई में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के जुवाया जोया में एक रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया है। आईडीएफ का कहना है कि ये रॉकेट लॉन्चर इजराइल की तरफ फायर करने के लिए तैनात और तैयार था, जिसे इजराइल के डिफेंस फोर्स ने लॉन्च से पहले ही तबाह कर दिया। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो भी साझा किया है। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। जरा सी हंसी दुलार जरा सा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, जरा सी अनबन प्यार जरा सा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लिए नए अवसरों, आकांक्षाओं और मार्गों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ट्रांसफॉर्मिंग ट्राइबल इंडिया थ्रू टेक्नोलॉजी एंड साइंस कार्यक्रम आज दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम आदिवासी भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समुदायों को केवल विकास में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा गया है। Communities were not just included in development, but were placed at the heart of the nation building. The entire nation
is with you and it will be with you forever. The government has initiated the Dardiyawa Janjadiya Gram Utkarsh Abhiyan. This initiative, covering more than 63,000 tribal villages, focuses on clean water, housing, education, healthcare, and sustainable livelihoods. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर गायिका आशा भोसले की खराब तबीयत पर गंभीर चिंता जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, आशा भोसले जी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनकर अत्यंत चिंतित हूं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह सतर्क है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा और विदेशों में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि देश के भीतर किसी तरह की कमी या अफरा तफरी की स्थिति न बने। देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को भी 51.5 लाख से ज्यादा सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं। सरकार बार बार ये स्पष्ट कर रही है कि घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। देश में अब तक 3400 से ज्यादा छापे मारे गए और पिछले 8 दिनों में 2900 से ज्यादा जागरूकता कैंप भी लगाए गए हैं। और इसके अलावा हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि एक्शन मोड में है पूरी तरह से सरकार। और पीएनजी की अगर बात करें तो पीएनजी और दूसरे वैकल्पिक ईंधनों को भी बढ़ावा इस वक्त दिया जा रहा है और साथ ही इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। तो 3400 और साथ में कालाबाजारी पर लगाम लगी है। 3400 छापे मारे गए हैं और 2900 जागरूकता कैंप का भी आयोजन किया गया है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार की, इसीलिए जग विक्रम ने सुरक्षित किया है सब कुछ। और साथ ही आपको बता दें कि जग विक्रम ने सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है और साथ ही 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन पूरी तरह से जारी रहेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि रेस्क्यू और फ्लाइट ऑपरेशन भी जारी हैं और भारतीयों की जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से प्राथमिकता दे रही है उसे सरकार। जग विक्रम ने सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है और 2000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी भी हो गई है। और अब बात करते हैं प्रगति की नई रफ्तार की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश को समर्पित करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर करीब 2.5 घंटे रह जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना की खास रिपोर्ट। दिल्ली से देहरादून तक बना 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरेगा और उत्तराखंड के देहरादून में समाप्त होगा। ये एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात की भीड़ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अन्य संपर्क राजमार्गों पर भी भार घटाएगा। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे की निर्धारित गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय मौजूदा करीब 6.5 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली के लोग भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर काफी उत्साहित हैं। पहले वाले रोड पर चलते थे तो मेरठ वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा जाम में फंसते थे। ये बहुत शॉर्ट हो गया, बहुत कम समय में हो गया। ये बहुत बढ़िया वेल एंड गुड काम हो गया। इसकी कनेक्टिविटी सभी हाईवेयों से जुड़ी हुई हैं, ये सबसे बढ़िया लाभदायक है। एक किस्म का दूसरा पेरीफेरल समझो इसको, जो कि अक्षरधाम से पीछे से फरीदाबाद से निकल करके सीधा देहरादून तक
अब सबको कनेक्ट जोड़ता जाता है सर। 2014 से पहले और 2014 के बाद का जो भारत है, तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। और अब एक नई सौगात मोदी जी ने दी है, दिल्ली से देहरादून मात्र 2.5 घंटे में। पहले 5 से 6 घंटे हमें लगते थे और इतना समय लगता था, फ्यूल खर्च होता था। और आज अगर हम 2.5 घंटे में वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब समय की भी बचत है और इकोनॉमिकली फ्यूल की भी बचत है। तो वो नेशनल सेविंग है और मोदी जी दिन प्रतिदिन रोज़ एक नई सौगात देश को दे रहे हैं। मैं तो इस विषय में यही कहूँगा कि भारत को एक देवदूत हमें मिला है जो भारत को ऊंचाइयों की राह पर लेके जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से एक और दिल्ली एनसीआर से देहरादून पहुंचने का समय कम होगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, 4 धाम यात्रा के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वहीं दूसरी ओर इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बूस्ट मिलेगा। दिल्ली से अब देहरादून दूर नहीं, महज 2.5 से 3 घंटे में अब दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709B बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर दिल्ली से सहारनपुर के रास्ते महज 2.5 से 3 घंटे में देहरादून तक पहुंचा जा सकता है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खेल की खबरों में सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के सुजीत और अभिमन्यु ने पुरुषों के फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुजीत ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में उज्बेकिस्तान के उमिदजोन जलोलोव के खिलाफ 8-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही वह बजरंग पुनिया के बाद इस भार वर्ग में एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने पुरुषों के 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 5-3 से हराया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच लखनऊ में सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। मैच में लखनऊ की कोशिश टूर्नामेंट में तीसरी जीत हासिल करने की होगी। वहीं गुजरात टाइटंस अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। वहीं आज आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों ने अभी तक इस सीजन में 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम को 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं एक मैच में वे जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम उस अद्भुत यात्रा का जश्न मना रहे हैं जब इंसान ने पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष तक कदम बढ़ाया है। साथ ही अंतरिक्ष अनुसंधान के भविष्य को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका भी खास तौर पर सामने आ रही है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत आर्यभट्ट उपग्रह से हुई थी। ये एक साधारण शुरुआत थी, लेकिन इसी ने भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा दी। इसके बाद चंद्रयान मिशन की सफलता और मंगलयान के ऐतिहासिक अभियान ने दिखाया कि भारत नवाचार और सटीकता के साथ लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब सबकी नजरें गगनयान मिशन पर टिकी हैं, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों यानी व्योमनॉट्स को स्वदेश में बने अंतरिक्ष यान के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन से जुड़े क्रू एस्केप सिस्टम समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षण पहले ही शुरू हो चुके हैं। भारत इस ऐतिहासिक कदम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं पूरी दुनिया में भी अंतरिक्ष को लेकर नई तैयारियां तेज हो गई हैं। मानव को दूर गहरे अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा रही है। नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन के जरिए इंसानों ने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने का ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है। ये भविष्य में चांद पर मानव के दोबारा उतरने की बड़ी तैयारी है। भारत के गगनयान से लेकर दुनिया के आर्टेमिस जैसे मिशनों से अंतरिक्ष अनुसंधान अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। अब अंतरिक्ष की नई सीमा को मानव छूने को तैयार है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तापस भट्टाचार्य की इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और कॉर्फबॉल खेल को अब कॉर्फबॉल प्रीमियर लीग के रूप में अपनी चमक बिखेरेगा। नया खेल नई सोच के विजन के साथ शुरू हुई इस लीग का मकसद भारत में जेंडर इक्वलिटी और खेल संस्कृति को नई पहचान देना है। इस लीग में 25 लाख रुपए की आकर्षक प्राइज मनी घोषित की गई है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीग के टीजर और आधिकारिक लोगो लॉन्च किया गया और कॉर्फबॉल की खासियत है कि इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ियों की बराबर भागीदारी अनिवार्य होती है। आयोजकों के मुताबिक पहले सीजन में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। क्योंकि ये गेम इस तरीके से जिसमें लड़कियों को ये नहीं फील होता है कि वो कुछ अलग हैं या उन्हें एक पुश देने की ज़रूरत है या उनका इस खेल में सिर्फ एक जगह एक पोजीशन है जिस पे उन्हें खेलना है। जैसे कि आप दूसरे गेम देखेंगे जो कि कॉर्फबॉल की तरह ही हैं, जैसे कि नेट बॉल, उसमें हर एक प्लेयर का एक डेजिग्नेटेड तरीका होता है कि उसको क्या खेलना है। ये गेम जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ हर प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ऑफेंस भी करे, डिफेंस भी करे। इस गेम में कोई भी पीछे नहीं रह सकता है। अभी सही समय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत हद तक जितना हो रहा है ज़ीरो लेवल से हेल्प करती है हर फेडरेशन को, तो हमें भी उनकी हेल्प मिल रही है। बट इस गेम को थोड़ा समय लगेगा उभर कर आने में, जो हमें लगता है कि अभी वो समय है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। ये भारत